हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बर्मन में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड, यदि आप यूपी ट्रिपल एससी पीटी एग्ज़ाम या फिर यूपी ट्रिपल एससी मेन एग्ज़ाम जिसकी वैकेंसी अभी आई हुई है वर्तमान में, बाल पोषण से एवं पुष्टाहार या फिर मुख्य सेविका के नाम से है, उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और चैनल से जुड़ने के लिए करना होगा एक छोटा सा काम, यानी जो आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे प्रेस करना होगा ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड, आपकी पीटी एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज श्रृंखला में आज का क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी किससे प्राप्त होती है। ऑप्शन है शिलालेख, पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई, उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा प्रमुख जानकारी किस रूप में प्राप्त होती है हड़प्पा सभ्यता की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी पुरातात्विक खुदाई के द्वारा ही प्राप्त होती है। ये सभी जानकारियाँ जो हैं वो खुदाई के द्वारा ही मिली है, यानी जो पुरातात्विक विभाग है उसके द्वारा। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अभी तक हड़प्पा सभ्यता की जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनकी लिपि का वाचन नहीं हुआ, अर्थात पढ़ा नहीं जा सका है। अतः सभ्यता से संबंध अनेकों पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेषों से ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं, यानी उनसे ही जानकारी हमें प्राप्त होती है। जो भी अवशेष प्राप्त हुए हैं पुरातत्व विभाग को, उससे ही हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमाण मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, गौतम बुद्ध रहेगा यहाँ पर। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, आपको ये बताना है। ऑप्शन है 563 ईसा पूर्व, 598 ईसा पूर्व, 561 ईसा पूर्व या 544 ईसा पूर्व। तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। थोड़ा यहाँ डिटेल पर देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के प्रथम ऐतिहासिक सम्राट थे। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया और उसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से बड़ा था, यानी उनका विस्तार जो था वो ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है। आपको बताना है प्रयाग प्रशस्ति जो है प्रशस्ति, इसे वर्तमान में इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता है। आपको बताना है कि किसके सैन्य अभियान की जानकारी देता है। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कुमारगुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है। इलाहाबाद का जो ये अशोक स्तंभ अभिलेख है उस पर समुद्रगुप्त के 335 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी के
शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्राहिक हरिसेन, ये इनके लेखक थे हरिसेन, जिन्होंने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। फिनिक्स फार्म कहाँ स्थित है? आपको बताना है फिनिक्स फार्म कहाँ स्थित है। ऑप्शन है सूरत, एक्सेस, इंग्लैंड, डरबन, दक्षिण अफ्रीका, कंपाला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी डरबन में, दक्षिण अफ्रीका में एक डरबन नामक स्थान है, वहाँ पर फिनिक्स फार्म की स्थापना हुई है और इसकी स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस राज्य में चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रियली असिस्टेंस एंड ग्रांट यानी चिराग योजना शुरू की है? आपको बताना है किस राज्य में ये योजना शुरू की गई है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इक्वल एजुकेशन रियली असिस्टेंट एंड ग्रांट यानी चिराग योजना शुरू की है। ऑप्शन है ओडिशा, हरियाणा, महाराष्ट्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा में शुरू की गई है ये योजना। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है विद्युत चुंबक, फोटो सेल, विद्युत अपघटन या फिर संचालक सेल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी संचालक सेल के रूप में रूपांतरण किया जाता है रासायनिक ऊर्जा को। इस पर का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। संचालक सेल को रिचार्जेबल सेल कहा जाता है। यह सर्वप्रथम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर ऊर्जा का भंडारण करता है तथा इसके पश्चात जब इनका उपयोग किया जाता है तब यह सेल भंडारित रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। तो इस पर का राइट आंसर आपका डी रहेगा। संचालक सेल के रूप में रासायनिक ऊर्जा जो है वो संचालक सेल के रूप में रूपांतरण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। आपको बताना है जो हरे फल होते हैं जैसे आम हुआ, केला हुआ, इन सब को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है एसिटिलीन, एथेन, हाइड्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विटामिन शब्द का जनक कौन है? आपको बताना होगा। ये कॉमन सा शब्द है लेकिन काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सबको पता होना चाहिए। ऑप्शन है एम डेविस, कासिमिर फंक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी विटामिन जो शब्द है उसकी खोज किसने की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कासिमिर फंक। वैसे आपने फंक का नाम सुना होगा लेकिन ये पूरा उनका नाम है कासिमिर फंक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स की बीमारी होती है? ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी या फिर विटामिन के। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है और ऑस्टियोपोरोसिस भी होती है जिसे हिंदी में अस्थि मृदुता भी कहा जाता है, जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। इस प्रकार राइट आंसर है ऑप्शन डी। और ये किससे प्राप्त होता है? तो सर्वाधिक ये आपके सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। रात में विचरण करने वाला प्राणी को कहा जाता है? आपको बताना है एक शब्द के रूप में
रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है? ऑप्शन है निशाचर, बनचर, तमोचर या फिर निशाचर। निशाचर शब्द दो जगह पर है, दो ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। यहाँ पर भी वही है, यानी रात में विचरण करने वाले प्राणी को निशाचर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सूरज का सातवां घोड़ा रचना की विधा है, आपको बताना है इसकी रचना विधा क्या है। ऑप्शन है कहानी, आत्मकथा, उपन्यास, निबंध संग्रह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन सी, ये उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है? आपको बताना है कि बजट जो पास होता है उसका हिसाब किताब जो है भारतीय संसद किसके द्वारा करती है। ऑप्शन है आकलन समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, विशेषाधिकार समिति, हिसाब किताब जांच समीक्षा समिति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी सार्वजनिक लेखा समिति के द्वारा किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग में कौन शीर्ष पर रहा है? आपको बताना है, ये करंट का क्वेश्चन है। महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी आंध्र प्रदेश जो है वो सबसे आगे था, इसमें शीर्ष पर रहा। क्वेश्चन नंबर 15। रक्त समूह ओ कहलाता है। ऑप्शन है सार्वजनिक दाता, सार्वजनिक ग्रहणकर्ता, ए एंड बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि रक्त समूह ओ जो होता है, ब्लड ग्रुप ओ, वो किस रूप में जाना जाता है, यानी सार्वजनिक दाता कहलाता है या सार्वजनिक ग्रहणकर्ता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी सार्वजनिक दाता के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित अर्थपूर्ण अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये आपका बुद्धि तर्क वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन है कंधा। आपको बताना होगा कि कैसे है इसका राइट आंसर, यानी कैसे आप मिलाएंगे इसे। कंधा, कलाई, कोहनी या फिर हथेली, हथेली उंगली। तो इसका क्रम कैसे बनेगा? तो सबसे पहले यहाँ शुरू होगा ऑप्शन ई, फिर डी, फिर आपका आएगा बी, फिर ए, नहीं, यहाँ पर होगा आपका ई, डी, बी, यहाँ पर ये सी होना चाहिए था, फिर सी, फिर ए रहेगा। 5 4 3 2 3 1 इस प्रकार होगा। देख लीजिए, इसका यही हुआ आंसर, मिला लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17। खाने का सोडा है, आपको बताना है कि खाने के सोडे को किस नाम से जाना जाता है, यानी उसका रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है खाने के सोडे को कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत के बीच सीमा पर स्थित है। आपको बताना है किस देश की सीमा के
बीच स्थित है? ऑप्शन है भारत और भूटान, भारत और चीन, भारत और नेपाल, भारत और तिब्बत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत और नेपाल के बीच स्थित है कंचनजंगा पर्वत, जो विश्व का तीसरा बड़ा पर्वत है। हिमालय क्षेत्र में स्थित कंचनजंगा विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई 8,558 मीटर है। कंचनजंगा का अर्थ है बर्फ की 5 चोटियां। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में पेट्रोलियम सामानों की आपातकालीन आपूर्ति के लिए IOCL, ये इसका अर्थ होता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, किस देश के साथ समझौता किया? आपको बताना है कि पेट्रोलियम सामानों की आपातकालीन आपूर्ति के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन है अमेरिका, बांग्लादेश, सऊदी अरब या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी बांग्लादेश के साथ समझौता किया है। अगला और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? आपको बताना है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। इस प्रकार आज के हमारे 20 क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।